दो भाइयों के बीच सुभाषिनी अकेली ही बहन थी। कहते हैं सुभाषिनी से पहले उनके कुल में कभी कोई बेटी पैदा नहीं हुई थी, इसलिए पूरे परिवार की लाडली दुलारी और सबकी आंखों की नूर थी। सिब्बू जिज्जी, घर में सभी लोग उन्हें सिब्बू के नाम से ही बुलाते थे। कक्षा 5 पास करने के बाद आगे की पढ़ाई की व्यवस्था आसपास के गांव में नहीं थी, जिस कारण उनकी शिक्षा आगे नहीं हो पाई। पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार थी सुभाषिनी। घर में रहकर कई ग्रंथों का अध्ययन किया। घर के काम काज में पूर्णतः दक्ष थी। घरेलू ऐसा कोई काम नहीं था जो उन्हें आता ना हो। कुछ साल के बाद सिब्बू जिज्जी के लिए लड़का देखना प्रारंभ हो गया। एक जगह घर पर सब कुछ ठीक ठाक होने के कारण रिश्ता पक्का कर दिया गया। युवराज भी 5 बहनों के बीच घर के अकेले बेटे थे। युवराज पढ़े लिखे एवं आकर्षक व्यक्ति के मालिक थे। इकलौते होने के कारण पिताजी ने नौकरी करने नहीं जाने दिया। खेत बाड़ी, बाग, ट्रैक्टर, पंपिंग सेट, सब संसाधन उनके घर में थे। यह सब होना उस जमाने में संपन्न परिवार के लक्षण माने जाते थे। कुछ दिन पश्चात सिब्बू जिज्जी का विवाह युवराज के साथ बहुत धूमधाम से संपन्न हो गया। जब वह ससुराल गई तो पांचों नंदों ने अपनी इकलौती भाभी को पलकों में बैठा लिया। सिब्बू जिज्जी ने अपने व्यवहार से पूरे परिवार का मन मोह लिया। सुभाषिनी अपनी सभी नंदों एवं सासू माँ की हर सुविधा का ध्यान रखती थी। किसी भी ननद से ना कोई काम करने के लिए बुलाती, ना ही किसी को कोई काम करने देती। स्वयं सुबह से रात तक खुद ही काम करती थी। पांचों नंदों की बहुत ही दुलारी भौजाई सिब्बू जिज्जी। कुछ समय के पश्चात सिब्बू जिज्जी गर्भवती हो गई। उनके ससुराल में उन्हें हाथों हाथ रखा गया। उन्हें बिस्तर से नीचे उतारने तक की अनुमति नहीं थी। सिब्बू जिज्जी लाख मना करने के बावजूद सभी नंदे उनकी सेवा करने लगी रहती थीं। उनके चेहरे खिले रहते थे क्योंकि घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला था। परिवार के सभी सदस्य अपनी तरफ से सिब्बू जिज्जी का बहुत ख्याल रखते थे। अम्मा की जिद पर सिब्बू जिज्जी को ससुराल से मायके बुला लिया गया। अम्मा ने कहा कि पहला बच्चा मायके में ही हमारी देखरेख में होगा। कुछ दिन के पश्चात पैसों का समय हो गया। जिज्जी ने एक चांद से बेटे को जन्म दिया। पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। जीजाजी के ससुराल में तुरंत खबर देने के लिए एक आदमी भेज दिया गया। अचानक जिज्जी की हालत खराब होने लगी। अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। अम्मा का रो रो कर बुरा हाल हो गया। किसी ने रत्ती भर भी इस अनहोनी के बारे में नहीं सोचा था जो हो गई। बेटी के गम में अम्मा ने खटिया पकड़ ली और दिन पर दिन उनकी हालत भी खराब होने लगी। जिज्जी के ससुराल वालों के ऊपर मानो गम का पहाड़ टूट पड़ा हो। युवराज उनके परिवार वालों का संभल पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। तभी युवराज को पता चला कि अम्मा ने खटिया पकड़ ली है। दामाद ने आकर अम्मा को ढसाक में बनाया, लेकिन उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। कुछ दिन के पश्चात युवराज बच्चे को लेकर अपने घर चले गए, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। नवजात शिशु भी कुछ दिनों के पश्चात बस चला गया। एक साल बीत गया। अम्मा की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। वह अपनी बेटी के गम में पागल सी हो गई। इधर घरेलू दबाव से युवराज का दूसरा विवाह रेणुका के साथ कर दिया गया। युवराज ने सुहाग रात में रेणुका से कहा कि तुमसे एक अनुरोध कर रहा हूँ कि यदि तुम किसी की बेटी बन जाओ तो जीवन भर तुम्हारा ऋणी रहूंगा। यह तुम्हारा मेरे पति के सबसे बड़ा सम्मान होगा। रेणुका ने अपनी सहमति दे दी। दूसरे दिन युवराज रेणुका को लेकर अपनी पहली ससुराल गया। अम्मा को देखकर कहा, अम्मा यह तुम्हारी बेटी सिब्बू। रेणुका अम्मा के गले लग गई। अम्मा ने आंखें खोल रेणुका की तरफ देखने लगी। एक ठंडी सांस लेते हुए कहा, मेरी सिब्बू रेणुका के बीच में। रेणुका में अम्मा को अपनी बेटी सिब्बू ही दिख रही थी। युवराज ने रेणुका से कहा, तुम यहाँ रुको, कुछ दिन के बाद मैं तुम्हें ले जाऊंगा। रेणुका ने भी हाँ में अपनी सहमति दे दी। कुछ दिन के बाद अम्मा की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। रेणुका का संन्यास पाकर रेणुका को ही अपनी बेटी सिब्बू मानने लगी। रेणुका की चाल हाल बातचीत करने का अंदाज में रेणुका ही उन्हें अपनी बेटी सिब्बू नजर आने लगी। एक दिन अम्मा रेणुका को अपने सीने से बहुत देर तक लगाए रखी और एक सुकून की सांस लेते हुए कहा, तुम ही मेरी बेटी सिब्बू हो। उस दिन के बाद माँ को यह रिश्ता सबसे बढ़कर रिश्ता बन गया। सिब्बू अम्मा की आंखों का तारा बन गई। रेणुका ने अब उस घर की सिब्बू बन गई। दोनों छोटे भाई नवीन और प्रवीण को अपनी जिज्जी मिल गई। रेणुका को अपने मायके से ज्यादा प्यार दुलार इस घर में मिल रहा था। वह बहुत खुश थी। कुछ दिन के पश्चात युवराज रेणुका को लेने आए। बेटी को तो ससुराल जाना ही है। अम्मा फिर उदास होने लगी, लेकिन उन्हें खुशी थी कि उनकी सिब्बू वापस आ गई। रेणुका का पहला सावन था। अम्मा ने बहुत ढेर सारा सामान, गहने, कपड़े सिब्बू उनकी सास ननद के लिए सावनी में भेजा।
बेटी को मायके ले जाने के लिए ससुराल वाले से अनुरोध किया। शिब्बो मायके आकर अम्मा के गले लग गई। अपने नए मायके में अपनाकर असीम अनुराग से पाकर बहुत खुश थी। रेणुका को अपने मायके से ज़्यादा घर से लगाव हो गया। दोनों छोटे भाई हमेशा शिब्बो जिज्जी की आने की प्रतीक्षा करते रहते। जब जिज्जी आती तब जिज्जी के साथ सोने के लिए आपस में नोक-झोंक करते। अम्मा परोठे में एक साथ सबकी खटिया बिछाती। अम्मा जिज्जी को अपने साथ सुलाती और बहुत रात तक बिटिया के ससुराल को सुख दुख की बात सुनाती। शिब्बो जिज्जी जब मायके में रहती, अम्मा का चेहरा हमेशा खिला रहता। जिज्जी भी छोटे भाइयों से मिलकर खूब धमाचौकड़ी करती। छोटे भाई भी अपनी छोटी छोटी बात जिज्जी के साथ साझा करते। एक दिन प्रवीर रोते हुए आया और बोला, ननकुआ बोल रहा है कि शिब्बो जिज्जी तुम्हारी अपनी नहीं है, क्या यह सच है अम्मा? नहीं बेटा, विवाह के पश्चात बेटियां पराई हो जाती हैं क्योंकि अपने घर में कम ससुराल में ज़्यादा रहती है, इसलिए उसने यह कहा होगा। शिब्बो जिज्जी तुम्हारी अपनी जिज्जी है। अम्मा के मुँह से यह बात सुनकर प्रवीर खुश हो गया। वार्षिक परीक्षा खत्म होने ही दोनों भाई इंतजार करने लगे। जैसे ही छुट्टियां शुरू होते ही अपनी जिज्जी के ससुराल चले जाते हैं। एक दिन दद्दा की तबीयत ज़्यादा ही खराब हुई। दोनों भाइयों को लेकर जिज्जी जीजा तुरंत गांव आ गए। अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन दद्दा को बचाया नहीं जा सका। एक बार फिर घर की खुशियां छीन दी गईं। जिज्जी और जीजा ने सबको ढसाक बनाया, पूरे घर की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। एक दिन अम्मा ने शिब्बो जिज्जी को गहना जेवर नगदी सौंपते हुए कहा, अब इस घर की जिम्मेदारी तुम्हारी है। दद्दा की गम को अपना सहन नहीं कर पाई और कुछ दिनों में उन्होंने दुनिया को अलविदा कर दिया। नवीन ने बीए द्वितीय वर्ष में ही दाखिला लिया। घर की समस्या को देखते हुए एक सुंदर सुशील समझदारी लड़की से विवाह पक्का कर दिया और कुछ दिनों के बाद जिज्जी ने पूरी जिम्मेदारियों के साथ विवाह संपन्न कराया। कुछ दिनों के बाद प्रवीण पढ़ लिख कर एक सरकारी संस्थान में नौकरी करने लगा। जिज्जी ने भी उसका विवाह एक समझदार पढ़ी लिखी लड़की से करवा दिया। आप सब कुछ सुचारू रूप से चलने लगा। जिज्जी ने एक दिन दोनों भाइयों को बैठाकर नकदी, गहने, जेवरात बराबर दोनों में बांट दिए। यह किया जिज्जी, दोनों भाई एक साथ बोल पड़े, जब हम 3 भाई बहन हैं तो हिस्से में 3 ही होगी। जिज्जी के लाख मना करने के बावजूद भाइयों ने एक ना सुनी और तीसरा हिस्सा उन्हें जबरदस्ती सौंप दिया। हमारे घर की मुखिया आप ही है जिज्जी और हमेशा रहेंगी। रेणुका के 2 बच्चे की मां बन गई। बच्चे भी आजीवन नवीन और प्रवीण को सगा मामा समझते थे। सभी कामकाज में दोनों भाई चढ़ बढ़कर हिस्सा लेते थे। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो रक्त संबंध से भी बढ़कर हो जाते हैं। रेणुका भी रेणुका न रहकर हमेशा के लिए शिब्बो जिज्जी बन गई। सुनीता मुखर्जी सुरती ने दोस्तों लिखी है। वीडियो कैसी लगी लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।